राधे राधे। आप सबका पुनः स्वागत है हमारे लैब असिस्टेंट के बैच में। तो आज हम अपना सिलेबस शुरू करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आपको सब पता है, सिलेबस के बारे में हमने कल बात की थी। तो आज हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल इजी और बहुत से बच्चों का फेवरेट भी है। क्या? कूलॉम नियम। कूलॉम्स लॉ बिल्कुल इजी सा टॉपिक है, आप सबने पढ़ा हुआ है। लेकिन जो ये एग्ज़ाम है, यहाँ से ये कूलॉम नियम क्या है ये नहीं पूछेगा आपसे, इसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। तो पहले हम थोड़ा सा कूलॉम नियम को पढ़ लेते हैं, थ्योरी उसके बारे में, इसके जो बेसिक्स पॉइंट्स हैं वो जान लेते हैं। फिर हम धीरे धीरे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। और जो हमारा टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है, जो डिस्क्रिप्शन में गिवन है, उस पर आपको एक PDF भी मिलेगी। वहाँ आपको इस क्वेश्चन की OMR पे प्रैक्टिस करनी है, जैसा कि हमने पिछले वाले लेक्चर में आपको बताया था सारा कुछ। तो कूलॉम्स लॉ क्या चीज़ है? देखो, कूलॉम्स लॉ का फिजिक्स में या ये कह दो इलेक्ट्रोस्टैटिक में वही रोल है जो रोल मैकेनिक्स में हमारा न्यूटन्स लॉ का है। न्यूटन लॉ सबको याद होगा ना, क्या पढ़ा था हमने? अब बराबर G(m1)(m2) अपॉन r²। सेम इस जैसा ही क्या होता है हमारा कूलॉम्स लॉ। सबको पता है ये तो, कि दो चार्जेस हैं, r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, Q1 और Q2। तो इनके बीच क्या लगती है? फोर्स, जिसे हम कूलॉम फोर्स कहते हैं। इस फोर्स की वैल्यू जो होती है वो प्रोपोर्शनल होती है, समानुपाती होती है Q1 Q2 अपॉन r²। और समानुपाती को हटा के यहाँ क्या लगता है? नेतांक के रूप में क्या लगाते हैं? K। और ये सबको भी पता है कि K क्या चीज़ होती है? K जो है आपका 1/4πε0 होता है। अब सुनो बात, जानने के लिए बहुत सी बातें हैं। कि जैसे मान लेते हैं ये कि 4π ही क्यों आया। पहला क्वेश्चन तो ये भी है कि 4π ही क्यों अपोन में आया, ये क्या चीज़ है, ये अपोन में क्यों आता है, मल्टीप्लाई में क्यों नहीं आता। ये सब चीज़ें बहुत हैं। लेकिन हम यहाँ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये इन सब चीज़ों के में ना जाके हम इस चीज़ के ऊपर फोकस रहते हुए तैयारी करनी है। तो सुनिए बात, 4π तो वैसे आपको पता है कांस्टेंट है। ε0 εr, जिसे हम क्या कहते हैं? विद्युतशीलता के नाम से जानते हैं। ये क्या है? ये एक माध्यम का गुण होता है। माध्यम क्या चीज़? इन दोनों के बीच क्या है? इन दोनों के बीच आपने जल भरा है कि कोई धातु मेटल भरा हुआ है, या वैक्यूम है, निर्वात है, क्या चीज़ है? उस मीडियम की प्रॉपर्टी है क्या? विद्युतशीलता। इंटरेस्टिंग फैक्ट है, देखो गुरुत्वाकर्षण लॉ के अंदर जो G होता है वो कांस्टेंट होता है। यानी गुरुत्वाकर्षण लॉ मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। ये दो मास रखे हैं m1 और m2, बीच में क्या मीडियम है, उससे ग्रेविटेशनल फोर्स इफेक्ट नहीं होती। लेकिन जो कूलॉम फोर्स है वो बीच में जो मीडियम रखा है उस मीडियम से इफेक्ट होती है। तो ये जो चीज़ें हैं वो मीडियम की प्रॉपर्टी हैं। अब सुनो बात, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/4πε, क्योंकि ε0 εr। εr को हम क्या कहते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव मतलब एक के रिस्पेक्ट में दूसरे की परमिटिविटी क्या है। तो थ्योरी में ज़्यादा डीप नहीं जाना आपको, क्योंकि हमारा जो मेन मुद्दा है वो इस पे जो क्वेश्चन आ रहे हैं उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन कैसे हम अटेम्प्ट कर पाते हैं? εr की देखो अलग अलग वैल्यू होती है, ज़्यादा याद नहीं रखनी है आपको, सिर्फ इतनी याद रखनी है। 1 होता है किसके लिए? जब निर्वात हो, तो निर्वात के लिए εr की वैल्यू क्या होती है? 1। जल की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 80-81 होता है, किसके? वाटर की। और सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है आपको,
एप्सिलॉन आर इनफाइनाइट होती है इसकी धातु की। सबसे इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो भी बताएंगे हम। ये तीनों वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू सबको पता ही है ना, पता होगी, हाँ ना पता तो पता कर लेना है, शाबाश। और अगर हम निर्वात की बात करें, यानी निर्वात के लिए के को हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, क्योंकि निर्वात के लिए एप्सिलॉन आर क्या होता है 1, तो ये लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू भी सबको पता होगी, 9 × 10⁻⁴ है। अब यहां से एक सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल, कूलॉम्स लॉ पे बाद में आएंगे। पहला क्वेश्चन ये पूछ लेता है के का मात्रक क्या है, यूनिट्स ऑफ के। इजी क्वेश्चन है, बना दोगे आप, कैसे बनाओगे? यानी सिंपल सा क्वेश्चन पूछा कि के का मात्रक है क्या है। के का पूछ सकता है, हो सकता है आपसे एप्सिलॉन नॉट का पूछ ले मात्रक क्या होगा। तो रटना कुछ नहीं है, फॉर्मूला याद हम क्या होता है, बराबर के Q1 Q2 अपॉन R²। तो यहां से के क्या बन जाएगा, F R² Q1 Q2, ये इधर मल्टीप्लाई में, ये इधर है डिवाइड में। फोर्स का क्या होता है, न्यूटन, R क्या मीटर, कूलॉम इंटू कूलॉम, कूलॉम का स्क्वायर। तो आप यहां से के का मात्रक है बता सकते हो। एप्सिलॉन का पूछ ले तो एप्सिलॉन क्या होता है, यहां से एप्सिलॉन बताओ क्या बनेगा, 1/4π के। 4π का तो मात्रक होता नहीं, एप्सिलॉन का मात्रक क्या होता है, 1/k, यानी के का उल्टा। यानी एप्सिलॉन का मात्रक क्या होगा, 1/k, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। तो ये इजी सा क्वेश्चन है। जब आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उम्मीद है कि इस लेवल के क्वेश्चन तो आपको आराम से आते ही हैं। हाँ, कूलॉम्स लॉ के बारे में कुछ प्रॉपर्टी है कूलॉम्स लॉ की, वो पहले पढ़ लेते हैं, फिर इसके क्वेश्चंस पे आएंगे हम। और आपको भी करने के लिए ढेर सारे क्वेश्चन मिलेंगे, आपको भी खूब प्रैक्टिस करनी है। कहते हैं प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। मैं इस बात को नहीं मानता, क्योंकि परफेक्शन कुछ नहीं होती। जितनी प्रैक्टिस करते जाओगे आप उतने ज़्यादा इम्प्रूव होते जाओगे, है ना। परफेक्शन कभी नहीं आती, प्रैक्टिस हर बार आपको इम्प्रूव करती है। हाँ, कूलॉम्स लॉ की कुछ एक प्रॉपर्टीज़ हैं, वो याद रखना भाई, बिल्कुल सिंपल सी प्रॉपर्टी हैं। पहला, कूलॉम्स लॉ जो होता है ये न्यूटन का जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, सबने सुना होगा ना, क्रिया प्रतिक्रिया नियम, एक्शन रिएक्शन लॉ। तो इसका पालन करता है। कूलॉम का जो नियम है वो न्यूटन का जो तृतीय नियम है, क्या, क्रिया प्रतिक्रिया नियम। याद होगा, थोड़ा बहुत याद आ रहा है क्या, ये पढ़ा होगा कभी, F12 = -F21, ऐसा कुछ पढ़ा होगा ना। हाँ, मैं बता देता हूँ इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग ये है, एक चार्ज यहाँ Q1 रखा है, एक चार्ज यहाँ Q2 रखा है। तो Q1 भी Q2 पे फोर्स लगा रहा है और Q2 भी Q1 पे क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। Q1 के द्वारा Q2 पे लगाई गई फोर्स में किससे लिख देता हूँ, F12 से, और Q2 द्वारा Q1 पे लगाई गई फोर्स है F21। तो ये जो दोनों फोर्स हैं क्या होती है, आपस में इक्वल एंड अपोजिट, यानी इस इक्वेशन का पालन करता है। दोनों फोर्स क्या होगी, इक्वल एंड अपोजिट। इसलिए कहते हैं कि कूलॉम्स लॉ जो है वो न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन का पालन करता है। सेकंड बात याद रखना, कूलॉम्स लॉ जो लागू होता है वो स्थिर तथा बिंदुवत आवेशों पर लागू होता है। स्थिर तथा बिंदुवत आवेशों पर लागू होता है। क्यों? क्योंकि जब तक चार्ज रेस्ट में है तब तक वो सिर्फ क्या बनाता है, विद्युत क्षेत्र बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। और लेकिन जब चार्ज मोशन में आता है तो क्या बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है। पढ़ा था ना, करंट किसी वायर में बहता है तो चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, पढ़ेंगे आगे हम। तो जब तक चार्ज रेस्ट में है तब तक उस पर क्या है, आपका कूलॉम लॉ जो है वो काम करता है। तीसरी बात मैंने बताई दी, चार्ज के बीच का जो मीडियम है वो फोर्स को प्रभावित करता है। चार्ज के बीच का जो मीडियम है वो क्या करता है, फोर्स को प्रभावित करता है। हालांकि गुरुत्वाकर्षण नियम
में जो फोर्स लगती है वो मीडियम से प्रभावित है नहीं होती, मीडियम से इफेक्टेड है नहीं होती। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो अच्छी सिंपल सी प्रॉपर्टी है। देखो ये Q1 है, ये Q2 है, दोनों के बीच फोर्स लग रही है। अगर तीसरा चार्ज मैं यहाँ रख दूँ Q3, यहाँ 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 कहीं भी रख दो, तीसरा चार्ज बीच में रख देने से, ठीक है, ये इस पे भी फोर्स लगाएगा, इस पे लगाएगा, ये इस पे लगाएगा, इस पे लगाएगा, ये दोनों पहले लगा ही रहे थे। तीसरा चार्ज बीच में रख देने से इन दोनों के बीच जो फोर्स लग रही है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तीसरा चार्ज रख देने पर पहले जो दोनों चार्जों के बीच जो फोर्स लग रही थी उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी ये अपने पेरेंट्स हैं, मदर और फादर है, इन दोनों के बीच कोई ना कोई रिलेशन है। अब बच्चे का जन्म हो जाता है तो बच्चे के जन्म के बाद क्या है, बच्चे का मदर से भी रिलेशन होता है और बच्चे का फादर से भी रिलेशन होता है, लेकिन मदर और फादर का जो रिलेशन होता है वो इफेक्टेड है नहीं होता, वो प्रभावित है नहीं होता। इससे सिंपल क्या बताएं अब आपको है, तीसरा चार्ज आ जाने से पहले दोनों चार्ज के बीच जो फोर्स लग रही थी वो प्रभावित है नहीं होती, जितनी है उतनी की उतनी ही रहेगी। तो बेसिक सी बातें थी, उम्मीद है आपको समझ आई। अब हम इसके ऊपर बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन ट्राई करते हैं, लेकिन क्वेश्चन ट्राई करने से पहले एक चीज़ आपको आनी चाहिए, वो है वेक्टर का मैथमेटिक्स। सदिश पढ़ा है ना? हाँ, सदिश का मैथमेटिक्स भूल गए होंगे। चलो मैं थोड़ा रिपीट कर देता हूँ। हैं हाँ, मैथ्स वाले बच्चों को तो आता है, लेकिन बायो वालों का थोड़ा हाथ यहाँ तंग है, तो पहले थोड़ा वेक्टर वाला मैं थोड़ा आपको याद दिलवा देता हूँ, फिर हम क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। वेक्टर का ये तो याद होगा आप सबको, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर हैं, ये दोनों परस्पर किसी कोण पे झुके हुए हैं, कुछ भी कोण मान लो, अल्फा मान लेते हैं। तो इस त्रिभुज को बंद करने वाली भुजा इन दोनों के जोड़ के बराबर होगी। ये पढ़ा होगा, याद आ रहा होगा। इस कोण को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, याद आ रहा होगा। अब इस आर के पास दो चीज़ें हैं, क्योंकि आर वेक्टर है तो वेक्टर के पास दो चीज़ें हैं, इसका मैग्नीट्यूड यानी इसका परिणाम और उसकी दिशा। तो परिणाम और दिशा कैसे निकालते हैं, या शायद ये फॉर्मूला आपको याद होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस अल्फा। थीटा नहीं लिख रहा क्योंकि ए और बी के बीच का एंगल लेना है, ए और बी के बीच का अल्फा। हो सकता है आपने ऐसा पढ़ा हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा भी बुक्स में पढ़ा हो आपने कहीं। ये लो हैं, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। वेक्टर फॉर्म में ले लेते हैं इसका अंडर रूट। ये क्या होता है, रिजल्टेंट वेक्टर का परिणाम। समझ गए? इसकी डेरिवेशन +1 की होगी आपने, अभी डेरिवेशन रिक्वायर्ड नहीं है तो आपको सीधा सा फॉर्मूला याद है रखना है। चीज़ ये बहुत बार काम आएगा। दो सदिशों का परिणामी सदिश ऐसे निकालते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। और ये एंगल पूछ ले आपसे, ये एंगल, यानी एंगल क्यों पूछेगा, आर की दिशा जानने के लिए भी, आर किस दिशा में है। तो हम यही बताएंगे, ए से 40 डिग्री के कोण पे है, ए से 50 डिग्री के कोण पे है। तो आपसे ये कोण पूछ लिया जाए तो कोण कैसे बताओगे, ये कोण बताया जाएगा tan अल्फा। tan अल्फा क्या हो जाएगा, b sin थीटा a प्लस बी कोस थीटा। ये दोनों डेरिवेशन 11वीं क्लास में आ जाती है, पर डेरिवेशन करोगे लास्ट में रिजल्ट आएगा, रिजल्ट तो फिर भी याद रखना है। तो मैं डेरिवेशन पे नहीं जा रहा क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो कूलम्ब्स लॉ है, ना कि वेक्टर। तो ये फॉर्मूले हमारे बार बार काम आएंगे, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा दिया। हाँ, इसका स्पेशल केस बन जाता है इफ़ थीटा इज इक्वल टू
90 डिग्री, यानी ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो, ए और बी परपेंडिकुलर हो तो क्या हो जाएगा, तो आपको पता है tan अल्फ़ा क्या हो जाएगा, b/a। इसमें ये फॉर्मूला आगे जब न्यूमेरिकल करेंगे वहाँ परेशान करेगा आपको कि जैसे मैंने ये कहा, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। मैंने ये कहा, ये 4 मान लेते हैं, 4 मीटर है, 4 मीटर पर सेकंड, और ये है 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इन दोनों के रिजल्टेंट वेक्टर की दिशा बताओ, दोनों के रिजल्टेंट वेक्टर की दिशा बताओ। तो आपको पता है इसमें एक ए और एक बी है। अब इसके दो ऑप्शन करोगे आप लोग, या तो क्या करोगे 5/4, या क्या करोगे 4/5, और ऑप्शन में दोनों ही मिलेंगे आपको। इतना तो पता है आपको करना क्या है, b/a, पर ये डिसाइड नहीं हो पा रहा कि b कौन सा है और a कौन सा है। तो आप दोनों ऑप्शन करोगे, दोनों ऑप्शन एग्जाम में मिलेंगे, क्वेश्चन गलत होगा। तो यहां आपको इस चीज को इस डायग्राम से जोड़ के दिमाग में रखना है। अल्फा किसके साथ बन रहा है, a के साथ। जिसके साथ अल्फा बन रहा है वो नीचे आएगी, जिसके साथ है अल्फा कौन बन रहा है वो नीचे आएगी। जैसे आपसे ये कौन अगर आपसे पूछता, मान लो ये अल्फा पूछ रहा है आपसे, तब आपका राइट आंसर कौन सा होगा, ये वाला। पर हो सकता है इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछ ले, ये 4 मीटर पर सेकंड, ये 5 मीटर पर सेकंड, आपसे ये एंगल पूछ ले, ये अल्फा पूछ ले, तो आपका ये वाला ऑप्शंस क्या होगा, सही होगा। बात को समझ पा रहे हो। b/a कब, जब थीटा बराबर 90 हो तब। तो जिस भुजा के साथ ये एंगल बना रहा है तो वो वाले आपको क्या लेनी है, नीचे लेनी है। अगर ये कौन आपसे पूछता, ये कौन आपसे पूछ लेता, ये मान लेते हैं कि एक बार क्या है, इसको फाई मान लेता हूं, तो tan फाई, इस केस की थीटा ना 90 की बात कर रहा हूं, tan फाई क्या होता, a/b। अब समझ गए, जिस भुजा के साथ एंगल बन रहा है वो भुजा नीचे लेनी है। तो यहां कौन सा पूछ रहा है एंगल आपसे, या आगे क्वेश्चन आएंगे तो बात करेंगे हम, बस दिमाग में है तो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। टेंशन लेने की ज़्यादा जरूरत है नहीं, प्रैक्टिस करोगे तो सब चीज़ें दिमाग में याद भी रहने लग जाएगी। अभी शुरू में लग रहा है इतने बड़े बड़े फॉर्मूले हम कैसे याद करेंगे, है ना, कभी बचपन में पढ़ा था हमने, ये सब कहाँ याद पड़ा है, ऊपर से ये कोरोना ने सब कुछ बुला दिया। तो ये 2 फॉर्मूले याद रखने हैं, उन सबको बाद में देख लेंगे हम, नहीं समझ आ रहा तो कोई बात नहीं। चलो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हमारे कूलाम्ब्स लॉ पे। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से कराएंगे आपको। 0 to हीरो, 0 to हीरो कराए, 0 to हीरो। चलो करवाते हैं, सुनो, बिल्कुल सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन। इफ 2 चार्जेस 4 कूलम्ब एंड 5 कूलम्ब, इससे आसान क्वेश्चन नहीं होगा। परस्पर 2 मीटर की, 2 सेंटीमीटर कर देते हैं, 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हों तो उनके मध्य कार्यरत कूलम्ब बल क्या होगा। अब सुनो भाई, पहले एक बात सुनो मेरी, सुनो बात एक। क्वेश्चन बाद में करें, पहले एक बात सुनो। जो क्लास में आपको थ्योरी करवाई जा रही है, जैसे मैंने अभी कूलम्ब लॉ डिस्कस किया, उसकी प्रॉपर्टी डिस्कस की, या आपको 2 फॉर्मूले मैंने अभी वेक्टर के बताए, उन सब के आप क्या बना लो, साथ साथ क्या बना लो, नोट्स। ठीक है, फिर क्या करना है, ये जो क्लास में क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं वो भी नोट्स में साथ साथ करते रहना। कर लोगे ना, टुकर टुकर कहाँ देख रहे हो, हैं, करना ही पड़ेगा ना, नौकरी चाहिए ना, हाँ करना पड़ेगा। ये हो गया। अब क्लास ख़त्म होने के बाद आपको क्वेश्चन की क्या मिलेगी, PDF, जिसमें 35, 40, 50 क्वेश्चन जो भी होंगे। कहाँ मिलेगी आपको बताया था, टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल कैसे मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। वहाँ से कई बार ज्वाइन नहीं होता
टेक्निकल एरर आ जाते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दिया हुआ है टेलीग्राम का, आप इस नंबर पे मुझे टेलीग्राम या व्हाट्सअप कर देना, मैं ज्वाइन करवा दूंगा। अब सुनो बात, पीडीएफ में जो क्वेश्चंस हैं उनका आपके पास दो ऑप्शन हैं। देखो, अगर घर से ठीक ठाक हो हैं, हाँ, पैसे की तंगी नहीं है, तब तो उस पीडीएफ की क्या निकाल लेना, प्रिंट, ठीक है। नहीं तो उन क्वेश्चन को भी आप क्या करोगे, जहाँ नोट्स बना रहे हो वहाँ उन क्वेश्चन को क्या कर लेना, लिख लेना। लिखोगे कैसे, एक क्वेश्चन लिखा, इसका सॉल्यूशन आपसे बन जाता है तो सॉल्यूशन वो कर लेना, नहीं बनता तो थोड़ी जगह छोड़ के दूसरे वाला क्वेश्चन। इतनी मेहनत करनी पड़ेगी भाई, हैं। तो इससे आपका मतलब एक रजिस्टर या 1.5 रजिस्टर बनेगा मोटा मोटा। तो एग्ज़ाम टाइम में फिर आपको अलग अलग कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये जो एक नोटबुक बनेगी, उसी नोटबुक में थ्योरी हो जाएगी, हल्के फुल्के क्वेश्चन हो जाएंगे और अच्छे वाले क्वेश्चन हो जाएंगे। जो क्वेश्चन आपसे बन जाए उसको सॉल्यूशन कर लेना, नहीं बने तो नेक्स्ट क्लास में जब हम डिस्कस करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, तो वहाँ से एक बार देख के खुद कर लेना फिर, ताकि जब तुम दोबारा रिवीजन करोगे तो आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। नहीं तो फिर रिवीजन कहाँ से करोगे, रिवीजन टाइम में वीडियो देखने का टाइम नहीं मिलेगा और ना ही वीडियो से रिवीजन होगी। असली रिवीजन तो ये करवाएंगे, ये क्वेश्चंस करवाएंगे। तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, एक अच्छी नोटबुक ले लो और ये साथ साथ नोट कर लेना सारा कुछ। ये पीडीएफ प्रिंट निकाल लोगे तो भी इसके सॉल्यूशन तो नोट ही करने पड़ेंगे ना। हाँ, कुछ लोग स्मार्ट हैं, क्या करेंगे, पीडीएफ का प्रिंट निकाल लेंगे और जिस दिन सॉल्यूशन की ज़रूरत होगी उस दिन यूट्यूब पे आ जाएंगे। दिस इज ए बैड वे है, ऐसे थोड़ी ना तैयारी होती है। इतनी आसान राह नहीं है ये, जिस राह पे आप चलने का सोच रहे हो, बहुत कुछ दाव पे लगाना पड़ेगा। चलो वाह, आओ टॉपिक पे वापस। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन तो एक छोटा बच्चा भी कर देगा। कूलॉम्स लॉ का फॉर्मूला क्या है, के Q1 Q2 अपॉन है R²। के को के छोड़ दो एक बार, Q1 की वैल्यू कितनी है 4, Q2 की कितनी है 5, 2 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है। 2 सेंटी, सेंटी का मतलब पता है ना, 10 की पावर माइनस 2। ये तो 2 मीटर बना है। अभी मैंने क्या किया, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटी को मैंने मैथ में लिख दिया, क्या 10 की माइनस 2 मीटर। ये तो पता है ना, सेंटी का मतलब 10 की माइनस 2, किलो की का मतलब 10 की प्लस 3। क्या नहीं पता, कोई बात नहीं है, चैनल पे मैं इसकी फ़ोटो डाल दूंगा, है हाँ, वहाँ पढ़ लेना। खुश सब तो स्माइल करो, हाँ स्माइल, हाँ। तो क्या है, स्क्वायर, स्क्वायर क्या हुआ 4 × 50 20 के, 2 का स्क्वायर 4 × 10⁻⁻⁴ न्यूटन। इतना छोड़ सकते हो, अदरवाइज के की वैल्यू लिख देना है। ऐसे घूर क्यों रहे हो, ये लो मैं लिख देता हूँ 9 × 10⁻⁹ अब कर लेना इसकी मल्टीप्लाई। ये तो था बिल्कुल है सिंपल सा क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन कोई नहीं पूछता एग्जाम में, है हाँ, कोई नहीं पूछेगा, डोंट वरी। ऐसे क्वेश्चन कर दोगे ना, हाँ, राजा बेटा कर देगा, राजा बेटा बहुत होशियार है। चलो फिर राजा बेटा ये करके दिखाएगा, राजा बेटा ये क्वेश्चन करके दिखाएगा मुझे। क्वेश्चन क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है, हाँ, इक्विलैटरल ट्रायंगल, पता नहीं क्या होता है, समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो। कितनी माने, क्या माने, चलो हाँ मुझे पता है तुम्हें 2 सेमी चाहिए। आवेश 2 कूलम, यहाँ भी 2 कूलम और यहाँ भी 2 कूलम, ABC। ये मैंने बना के दिया है, हो सकता है क्वेश्चन में सीधा लिखा आ जाए भी एक समबाहु त्रिभुज है जिसके प्रत्येक कोने पर 2 कूलम आवेश रखा है तथा त्रिभुज की भुजा 2 सेमी है। क्वेश्चन क्या है, इस आवेश पर
यानी सी पर लगने वाला कुल बल ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है। सीधा ही हाई लेवल का क्वेश्चन है। करें, कुछ बच्चों ने तो ट्राई कर रहे हो करने की ना, अच्छी बात है, कोशिश करनी चाहिए। देखो अब सी पर फोर्स कौन कौन लगाएगा, ए वाले वैसा भी लगाएंगे और बी वाले वैसा भी लगाएंगे। ए वाला फोर्स कैसे लगाएगा, प्लस प्लस है, प्रतिकर्षण होगा, इधर लगाएगा। इस फोर्स को नाम दे दिया मैंने F1, ठीक है। F1 क्या होगी, निकाल लेते हैं। F1 क्या होगा, K पहला आवेश, दूसरा आवेश, बीच की दूरी का सुकेर, इधर लग रहा है, ठीक है, हो गया। और इस पे फोर्स कौन लगाएगा, बी वाला भी तो लगाएगा, बी भी फोर्स लगा रहा है। ये लो क्या लगा रहा है, F2। F2 की वैल्यू क्या होगी, सेम ही होगी क्या, K पहला आवेश, दूसरा आवेश, बीच की दूरी का सुकेर। अब दो फोर्स लग रहे हैं सी के ऊपर, ये सी बिंदु है, एक फोर्स इधर लग रहा है F1 और एक लग रहा है इधर है F2। अब देखो, अगर ये दोनों फोर्स ऐसे होते, सेम डायरेक्शन में होते, तब तो हम क्या करते थे, सीधा सा जोड़ कर देते। क्या कर देते, जोड़ कर देते। अपोजिट होते, ऐसे होते, तो हम क्या कर देते, दोनों की घटा कर देते, सब्ट्रैक्शन कर देते। लेकिन अभी ऐसे है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर जो चीज़ मैंने अभी सिखाई थी वो वाली चीज़ काम आएगी। कैसे, ये पूरा ट्रायंगल बन रहा है ऐसे ना, देखो ये पूरा ट्रायंगल था, मैंने क्या कहा था, समबाहु त्रिभुज है, मतलब एवरी एंगल 60 डिग्री। तो ये 60 है, तो ये भी क्या होगा, 60 होगा। F1 यहाँ मैं मान लेता हूँ ए वेक्टर का काम कर रहा है, बी वेक्टर कर रहा है, दो वेक्टर है, कॉमन सेंस की बात है, एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है। इन दोनों का रिजल्ट कहाँ निकलेगा, दोनों के बीच में निकलेगा, यूँ ऊपर की ओर बीच में निकलेगा। कॉमन सेंस की बात है। तो फिर भी आपसे डायरेक्शन थोड़ी पूछिए, आपसे वैल्यू पूछिए। तो दो वेक्टर हैं, दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, हमने अभी भी डिस्कस किया था आपसे। कैसे निकालते हैं, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। थोड़ा सा मुश्किल होगा, कैलकुलेशन मुश्किल होगी, पर खुद पे भरोसा रखो, हो जाएगा। ए की जगह कौन है, F1, क्या करेंगे हम, F1 का स्क्वायर, बी का मतलब कौन है, F2 का स्क्वायर, 2 F1 F2 कोस थीटा क्या होता है, ए और बी के बीच का कोण, ए और बी के बीच का कोण क्या है, 60। यहां तक समझ आया क्या, आया समझ या नहीं आया, ये बताओ। आ गए हैं, हाँ राजा बच्चा होशियार बच्चा है, हाँ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, समझ आ गया आराम से। सिर्फ वैल्यू तो हमने रखनी है। तो इसे हल करें, इसका उत्तर क्या बनेगा, देखो 2 का स्क्वायर 4, 4 से 4 कट जाएगा, क्या बचा, k बटा में 10 की घात माइनस 4। इसका भी क्या बचेगा, k बटा 10 की घात माइनस 4, यानी ऐसे लिख दें इसे, 10 की घात 4 ऊपर आई प्लस का हो गया, k 10 की घात 4। ये वैल्यू इस सूत्र में रखनी है और कुछ नहीं करना। हाँ देखने में ऐसे ये कुछ डरावना लग रहा है, डरना नहीं है। F1 की जगह क्या लिखेंगे हमें, 10 की 4 k का स्क्वायर। F2 की जगह क्या लिखेंगे, 10 की 4 k का स्क्वायर। 2 का 2, F1 10 की 4 k, 10 की 4 k कोस 60। कोस 60 का मान क्या होता है, क्या होता है, 1/2। यही बोला क्या, हाँ क्या होता है, 1/2। तो देखो क्या करना है, देखो जो मैथ्स के बच्चे हैं वो तो मिनट में कैलकुलेट कर देंगे इसको, है बायो वालों को थोड़ा आतंक हो रहा होगा,
प्रैक्टिस से ठीक हो जाएगा, है, टेंशन मत लो, प्रैक्टिस करोगे ना ठीक हो जाएगा। देखो ये चीज़ 2 बार है, इसको कैसे लिख दें, 2 बार लिख दिया। इसकी भी गुणा हो रही है, 10 की 4 k का स्क्वायर, दोनों को जोड़ दिया ना मैंने साथ में, और ये आपसे मल्टीप्लाई हो तो क्या हो गया स्क्वायर। ये दोनों में से कौन बना सकता है, रूट से बाहर जा सकता है, सेम सेम है, और रूट से बाहर जाएगा तो स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो क्या बचेगा बाहर जाके 10 की 4 k, यहाँ क्या बचेगा 2, यहाँ क्या बचेगा 1, बाहर चला गया ना ये, तो क्या बचेगा √3, यानी √3 10 की 4 k, ये क्या हमारा आंसर। टेंशन मत लो, ये सिर्फ मैंने आपको एक कंसेप्ट सिखाने के लिए बताया है। आपका जो क्वेश्चन आएगा उसमें इतनी बड़ी वैल्यू नहीं आएगी ना, वहाँ इसमें क्या आएगा, इसकी वैल्यू 3 आ गई, इसकी वैल्यू 4 आ गई, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, ऐसे आएगा, इजी सा आएगा सॉरी, इजी आएगा, तो वहाँ से हो जाएगा, टेंशन नहीं लेनी। मेरा मेन मुद्दा ये था कि इस कंसेप्ट को सिखाने, कंसेप्ट कहाँ काम आ रहा है। थोड़ा सा लंबा जरूर है, पर 1-2 बार क्वेश्चन और भी क्वेश्चन करेंगे तो आप लोग आसानी से कर पाओगे इसे। राजा बेटा ऐसे उदास नहीं होके बैठेगा, नहीं उदास नहीं होना, नहीं, मुझे पता है थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन था, बायो वालों के लिए था, मैथ्स वालों के लिए बाएं हाथ का खेल था ये। और क्वेश्चन करेंगे सीख जाओगे। शुरू में लगता है, पहली बार ऐसा ही लगता है ना, कोई भी चीज़ हो पहली बार ऐसा ही लगता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो एक होमवर्क दें आपको, हाँ होमवर्क देते हैं। पहले होमवर्क देते हैं, फिर और क्वेश्चन कराएंगे। थोड़ा टफ है, हो जाए अच्छी बात है, ना हो तो डीमोटिवेट मत होना है, डीमोटिवेट मत हो जाना तुम लोग। 1-2% लोग कर पाएंगे इसको। ये एक स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ 1 कूलम आवेश है, यहाँ 2 कूलम आवेश है, यहाँ 1 कूलम आवेश है, यहाँ 2 कूलम आवेश है, A B C D, ठीक है। टोटल फोर्स ऑन D। ट्राई करना, ट्राई करने की कोशिश करना, बने तो ठीक है, ना बने तो नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा मैं। कोशिश करना एक बार, है कोशिश करने में क्या जाता है। चलो वापस इजी क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इजी क्वेश्चन करवाते हैं पहले, ऐसे कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करने का। इजी क्वेश्चन क्या आएगा देखो, क्वेश्चन ये है, प्रारंभिक आवेशों का इनिशियल चार्ज, प्रारंभिक आवेशों का मान आधा तथा उनके मध्य दूरी को, ये तो कोई बच्चों वाले क्वेश्चन है, हाँ अब तो खुश हो जाओ, दुगना करने पर बल किस प्रकार से इफेक्टेड होगा, प्रभावित होगा। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, हाँ क्या तुम करोगे, हैं इतना कॉन्फिडेंस? अरे नहीं मैं कर देता हूँ, हाँ तुम्हें होमवर्क के लिए PDF देंगे, उसमें से कर लेना, इतनी जल्दी मत करो, मुझे पता है तुम इंटेलिजेंट हो, मैं तो कह रहा हूँ तुम इंटेलिजेंट हो, तुम्हें नहीं मान रहे। देखो मान लेते हैं हमारे पास आवेश है Q1 और Q2, दूरी कितनी है R, तो इनके बीच फोर्स क्या लगेगी, Q1
Q2 अपॉन है ये लगेगा। ये तो थी प्रारंभिक फोर्स, ठीक है, फोन नाम दे रहा हूँ इसको मैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रारंभिक आवेशों का मान क्या कर दिया जाए, आधा, यानी Q1 को क्या कर दिया जाए Q1/2 और Q2 को भी क्या कर दिया जाए Q2 बाई, प्रारंभिक आवेशों का मान क्या कर दिया आधा, और उनके बीच की जो दूरी है क्या थी R, उसे क्या कर दिया दुगना 2R। अब फोर्स क्या होगी, नई फोर्स F2 से लिख रहा हूँ, K पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ क्या बन गया Q1/2, ये क्या बन गया Q2/2, 2R का स्क्वायर, 2R का स्क्वायर। हल कर लो, इसे क्या बनेगा K Q1 Q2, 2 की 2 से गुना क्या बन गया 4, इस 2 को 2 से किया मैंने 4, इंटू में इसका होल स्क्वायर खोलो, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4R स्क्वायर, यानी क्या बन गया K Q1 Q2 बटा में 16R स्क्वायर। अब ये क्या था F1, ये क्या है F2, तो देखो 16 को बाहर निकाल दो, ये जो चीज़ है वो क्या बन गया F1, यानी प्रारंभिक फोर्स का क्या हो जाएगा 1/16, 1/16, 1/16 हो जाता है। अब इसके बारे में तो बोलना नहीं हुआ है, हाँ बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। तो इस टाइप के क्वेश्चन में ऐसे भी आ सकता है, देखो ये मैंने एक एग्जांपल दिया है, क्वेश्चन में ऐसा आ जाए, उल्टा कर दें, क्या कर दिया जाए दुगना, दोनों को दुगना दुगना कर दो तो क्या हो जाएगा Q1 भी 2 टाइम्स, Q2 भी 2 टाइम्स, और डिस्टेंस भी क्या है 2 टाइम्स हो रही है, 4 से 4 कट जाएगा, कोई फोर्स से प्रभावित नहीं होगी, जैसा था वैसे वैसा आ जाएगा। ऐसा भी आ सकता है क्वेश्चन, क्या कर दिया जाए आधा, तो क्या करना है, ये दुगना है ये भी दुगना, R की जगह करना है R/2 का स्क्वायर, तो ये बटा में 2 का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, यानी 2 दूनी 4, 4 नीचे से, यानी फोर्स 16 गुना हो जाएगी। यहाँ 1/16 हो रही थी, अब सीधी क्या हो जाएगी 16 गुना हो जाएगी। क्या सब ठीक है, नींद तो नहीं आ रही ना, राजा बेटा को नींद आ रही है क्या, क्या चाय की व्यवस्था करें। ये नींद वींद सब त्यागनी पड़ेगी बच्चे, तब जाके सिलेक्शन होगा। नौकरी लगने के बाद ऐसे सब लोग कहते हैं ना, वाह हमारा बच्चा नौकरी लग गया, सब बधाई देते हैं, पर नौकरी लगते कैसे हैं, ये सिर्फ नौकरी लगने वाले को ही पता होता है कि उसने क्या क्या नहीं खोया। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, सब कुछ पाने के लिए सब कुछ खोना पड़ता है। चलो अगले टाइप का क्वेश्चन देखें, चलो अगले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। दो आवेशों के मध्य 4 न्यूटन बल कार्यरत है। ओके, जब आवेशों के मध्य निर्वात है, ठीक है, यदि आवेशों के मध्य सोना है, गोल्ड, नींद वाला सोना नहीं, गोल्ड वाला सोना है, सोना भर दिया जाए तो बल पर क्या प्रभाव
पड़ेगा। ये मैंने बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में क्वेश्चन बना के दिया है, हालांकि इसी क्वेश्चन को हम टफ लैंग्वेज में भी बना सकते हैं। यानी कह रहा है कि दो आवेश हैं, उनके मध्य बल कितना है 4 न्यूटन, यानी एक Q1 है एक Q2, R दूरी पर रखे हैं, बीच में दोनों का क्या है निर्वात, तो लगने वाला बल कितना है 4 न्यूटन, यानी K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 4 न्यूटन। कब? जब निर्वात है तब। हुआ क्या, हमारे पास खजाना हाथ लग गया, खजाना समझते हो खजाना, हाँ, तो हमने क्या भर दिया इसके बीच में गोल्ड भर दिया, तो अब क्या होगा? तो मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था, गुरुत्वाकर्षण बल जो है, ग्रेविटेशन फोर्स जो है, वो माध्यम के बदलने से बदलती नहीं है, चेंज नहीं होती, लेकिन कूलॉम फोर्स है वो चेंज होती है। क्योंकि कूलॉम फोर्स को अगर आप फॉर्मूला डिटेल में देखोगे तो फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, के को मैंने जब एक्सप्लेन किया था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। जब निर्वात था तो निर्वात के लिए फॉर्मूला इतना ही बनेगा सिर्फ, क्योंकि एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये फोर्स थी। लेकिन मीडियम भरने पे ये होगा। अब मीडियम मैंने क्या भरा, गोल्ड। गोल्ड क्या होता है, क्या होता है बच्चे, मेटल होता है, धातु। धातु के लिए क्या था एप्सिलॉन आर, क्या था, हाँ क्या था अनंत, यानी मैंने क्या भरा धातु भरा, क्या भरा धातु, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई इनफाइनाइट, क्या हो गई इनफाइनाइट। और ये सबको पता होगा 1/0 क्या होता है इनफाइनाइट, और 1/इनफाइनाइट क्या होता है 0। तो 1/इनफाइनाइट क्या बना, 1/इनफाइनाइट क्या बन गया 0। लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा 0। अब इसी क्वेश्चन को अगर टफ लैंग्वेज में बनाना चाहे कोई एग्जामिनर, ने बड़ा सा क्वेश्चन बनाना चाहे कि बच्चा देख के डर जाए, तो कैसे बनाएगा? दो आवेश हैं जिनका मान 1 कूलॉम 2 कूलॉम है, उनके मध्य दूरी 3 सेंटीमीटर है, उनके मध्य लगने वाला बल इतना है 10 मीटर 12 मीटर जो भी है, लगने वाला बल इतना न्यूटन है। अगर उनके बीच एल्यूमिनियम भर दिया जाए तो नया बल क्या होगा, ये ऐसे कह दें उन आवेशों का मान आधा कर दिया जाए, बीच की दूरी को दुगना कर दिया जाए तथा निर्वात की जगह चांदी भर दी जाए तो नया बल है क्या होगा। तो आवेश आधा कर रहा है, दूरी दुगनी कर रहा है, उस पर जानने की जरूरत ही क्या है। जब हमने ये देखा कि उसने क्या भरा है धातु भरा है, क्या भरा धातु, धातु भरते क्या हो गया 0। तो मैंने इसलिए कहा था इसकी वैल्यू याद रखना। डायरेक्ट आपसे कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा कि धातु के लिए एप्सिलॉन आर क्या होता है अनंत, कोई नहीं पूछेगा। आपसे ऐसा क्वेश्चन ही बना के पूछा जाएगा जहां आपको इसको काम में लेना पड़ेगा। क्या बोर हो रहे हो क्या, हैं नींद आ रही है? कहाँ सर, अभी तो उठे हैं सो के, हैं अभी कहाँ नींद आएगी हमें। और सर आप ऐसे बार बार सोने का बोलोगे ना तो हमें नींद आ भी जाएगी। चलो अब सोने का नहीं बोलेंगे, अब चांदी का बोलेंगे हम। हाँ, ये क्वेश्चन अभी मैं सिर्फ आपको एक एक दो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करवा रहा हूँ। असाइनमेंट में क्वेश्चन करोगे आप लोग तो आपको सब दिखेंगे, हाँ इस पे भी ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, इस पे भी ऐसे बन सकते हैं, आप ट्राई करना। फिर हम अगले दिन उसको क्लास में डिस्कस करेंगे। मेहनत करनी है बस है, मैं आपके साथ हूँ, और जब हम साथ हैं तो फिर किस बात का गम है। सुनो अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम में मतलब इसका आंसर आप डायरेक्ट याद कर लेना। ये ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत से एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। आप इसका डायरेक्ट आंसर याद करना चाहो तो कर सकते हो। क्या कहता है, दो आवेश हैं, ठीक है, दोनों आवेश एक दूसरे पे क्या लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं आर दूरी पर, ठीक है। क्वेश्चन क्या आएगा, दो आवेशों के मध्य में, शब्द पे ध्यान देना, मध्य सेंटर में एक तीसरा आवेश रखा मैंने कैपिटल क्यू, ठीक है। कैपिटल क्यू का मान क्या होना चाहिए, सॉरी क्या रखा मैंने, स्मॉल क्यू।
स्मॉल क्यू का मान क्या होना चाहिए कि जो ये निकाय है, जो सिस्टम है, ये क्या हो जाए, संतुलित हो जाए। ऐसा क्वेश्चन आएगा। निकाय क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए, सिस्टम क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। है नहीं, ये मैंने डायग्राम बना के दिया है। हो सकता है आपको शब्दों में क्वेश्चन आए कि दो आवेश परस्पर आर्द्रदूरी पर स्थित हैं, उनके मध्य तीसरा आवेश इस प्रकार रखा जाता है कि निकाय क्या है, संतुलित है, यानी सिस्टम क्या है, बैलेंस है। तो इस क्यू का मान क्या होगा, यानी स्मॉल क्यू का जो बीच में आवेश रख रहे हो, इसका मान है क्या होगा। तो इस वर्ड में इसका आंसर छिपा हुआ है। इसने क्या कहा, सिस्टम क्या है, बैलेंस। बैलेंस सिस्टम होने का मतलब ये है कि लगने वाला टोटल फोर्स, जैसे मान लो इस पे बात कर लूं, इस पर लगने वाला टोटल फोर्स क्या हो जाए, जीरो। क्या हो जाए, जीरो। अब इस पर टोटल फोर्स जीरो है, तो राजा बेटा ये बताएगा इस पर लगने वाला फोर्स क्या होगा। इस क्यू के रखने से इस पे टोटल फोर्स क्या हो गया, जीरो। तो इस पे लगने वाला फोर्स क्या होगा, क्या होगा भाई, जीरो ही तो होगा। क्रिया प्रतिक्रिया नियम, जितना बल इस पे लगेगा उतना ही बल है इस पे लगेगा। टोटल फोर्स क्या हो जाएगा, इस पे लगने वाला भी जीरो हो जाएगा। अब क्वेश्चन से हमने क्या पढ़ा, निकाय क्या है, संतुलित, यानी किसी एक चार्ज पे, आप इसको पकड़ लो, इसको पकड़ लो, किसी एक चार्ज पे लगने वाला फोर्स क्या है, जीरो। अब देखो इस चार्ज पे फोर्स लगे कहां से, इस चार्ज पे ये भी फोर्स लगा रहा है, क्या लगा रहा है, F1 लगा रहा है। हालांकि इस पे वापस लगा रहा है, उसको छोड़ो, सिर्फ इस पे बात कर रहे हैं। इस पर ये भी फोर्स लगा रहा है और इस पर ये वैसा भी फोर्स लगा रहे हैं, या नहीं लगा रहे, ये फोर्स लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, F2। क्या लगा रहे हैं, F2। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन निकाय संतुलित है, मतलब इन दोनों फोर्सेस का जोड़ क्या है, क्वेश्चन नहीं बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस क्यू पर लगने वाला टोटल फोर्स क्या होगा, जीरो। इस क्यू पे दो ही फोर्स लगेंगे, एक तो कैपिटल क्यू के कारण F1 और स्मॉल क्यू के कारण है F2। लगने वाला फोर्स क्या है, जीरो। अब F1 की वैल्यू क्या होगी, सिंपल सा है, के पहला आवेश, दूसरा आवेश, बीच की दूरी का स्क्वायर। F2 पहला आवेश, दूसरा आवेश कौन है, छोटा क्यू, बीच की दूरी, तो मैंने प्रश्न स्टार्टिंग में कहा था कहाँ रखा है, मध्य में रखा है, तो ये दूरी क्या होगी, r/2। बोला ही है क्या होगी, मध्य में रखा है, तो r/2 का स्क्वायर बराबर क्या हो गया, जीरो। अब इसको हल करने का सबसे आसान तरीका क्या है, इसको ऐसे लिखो, के क्यू अपॉन r स्क्वायर, के क्यू आर का स्क्वायर बटा का 4 ऊपर चला गया, यानी 4 = 0। कॉमन क्या निकल रहा है, ये पार्ट इसमें भी है। सबसे आसान तरीका करने का, या इसको इधर ले जाओ, कट जाएंगे, जैसे आपको ठीक लगे, जैसा आपका मैथमेटिक्स है। क्या बच गया, q + 4 स्मॉल q = 0। जो मल्टीप्लाई में है इधर डिवाइड में आके जीरो ही हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, q + 4q = 0। तो 4q = -q, q = -q/4। बहुत एग्जाम में है ना, बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका आंसर भी याद कर सकते हो डायरेक्ट। माइनस का क्यों आया ये भी ध्यान देना है, क्योंकि ये इसको क्या कर रहा है, रिपेल, दूर धक्का दे रहा है, इधर फोर्स लगा रहा है। कैपिटल क्यू इसको इधर धक्का दे रहा है, ये स्मॉल क्यू है किसका है, माइनस का, तो इसको अपनी ओर खींचेगा, इधर फोर्स लगाएगा, तभी तो नेट फोर्स क्या होगी, जीरो होगी ना। ये तो कॉमन सेंस की बात है भी, ये नेगेटिव होगा तभी तो कुल फोर्स जीरो आएगी। अब इसी क्वेश्चन को घुमा के भी पूछा जा सकता है, इसी क्वेश्चन को घुमा के क्या पूछा जा सकता है, ये कह दिया जाए, इसी क्वेश्चन को मैं रिवर्स कर देता हूं,
इस Q की वैल्यू बता दी मैंने प्रश्न में कितनी है, तो ये डिस्टेंस पूछ लेगा। प्रश्न यही है कि दो आवेश हैं, उनके बीच कहीं, मैंने मध्य संबंध नहीं बोला, उनके बीच कहीं -q/4 आवेश रखा जाता है, जिसके कारण निकाय क्या हो जाता है, संतुलित हो जाता है। तो वो जो दूरी है, यानी या तो क्या कह देगा पहले आवेश इसकी दूरी बताओ या दूसरे आवेश इसकी दूरी बताओ, यानी दूरी पूछी जा सकती है। तो इसके अंदर भी सेम कैलकुलेशन करना है। आप लोग ट्राई करना, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, नहीं होता तो कोई बात नहीं, कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। इसमें तो क्या था, बता दिया मैंने कि बीच में रखा है, आपसे क्यू पूछा है। अगली बार में क्या है, क्यू प्रश्न में दे रखा है, दूरी पूछी है, यानी ये क्वेश्चन है, यहीं कहीं आवेश रखा जाता है, टोटल डिस्टेंस r है, ये डिस्टेंस में x मान लेता हूँ, आपको x का ही मान ज्ञात करना है, और ये जो आवेश है वो माइनस है q/2 है। ठीक है, स्मॉल q की जगह क्या, -q/2। इस x की वैल्यू क्या होगी फाइंड आउट करना है। ये आपका होमवर्क है, ट्राई करना, ना बने टेंशन में मत आना, पर कोशिश जरूर करनी है, लड़ना जरूर है, कुछ ना कुछ तो सीखोगे। तो आपको दो होमवर्क के लिए मैंने क्वेश्चन दिए हैं, ये क्वेश्चन ट्राई करना पहले, और गुलाम सलाह पे आपको एक PDF मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उन क्वेश्चन को भी आपको OMR पे ट्राई करना है, और जो चीज़ बताई जा रही है आप उनके नोटबुक में नोट्स बना लो, आपके लिए बेटर है। क्योंकि जैसे जैसे एग्ज़ाम पास में आएगा तो टाइम कम होता जाएगा, पढ़ने वाली चीज़ें ज़्यादा होगी, रिवीजन ज़्यादा करना पड़ेगा, तो उस टाइम वो नोटबुक आपको बहुत ही काम आएगी। और दूसरी बात, ये जो 10 टॉपिक हैं जो लैब असिस्टेंट के अंदर हैं, वही 10 टॉपिक अगर कोई आपका साथी सेकंड ग्रेड साइंस की तैयारी कर रहा है, सेकंड ग्रेड साइंस से कोई तैयारी कर रहा है, उनकी भी फिजिक्स आती है 25-30 नंबर की, तो ये टॉपिक उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और एग्ज़ाम का लेवल उनका भी वही होता है जो आपका है, यानी न्यूमेरिकल ऐसे ही उनके आएंगे जैसे आपके आ रहे हैं। तो कोई सेकंड ग्रेड साइंस वाला कोई है तो आप उनको भी सजेस्ट कर सकते हो कि एटलीस्ट उनके 10-12 टॉपिक तो तैयार हो जाएं। हालांकि सिलेबस थोड़ा आपसे बड़ा है, बट जितना आपके है उतना तो उनमें लगता ही लगता है। यहाँ तक कोई डाउट, कोई परेशानी हो तो भाई मैसेज छोड़ देना, डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। राधे राधे।